हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लगभग 8 से 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, प्लस उसी के साथ साथ कुछ आपके डाउट्स भी है, उनको भी हम लोग रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कैम्प्स के साथ। यस, कैम्प्स की अगर हम लोग बात करें, ये बिल्कुल नई नई ताज़ी कंपनी है। नई नई मतलब अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था, आप सभी लोगों को बताया, वो जो 2020 में हम लोग को आईपीओ की बारिश होती हुई देखने को मिली थी, उस बारिश में कैम्प्स की भी हम लोग को एंट्री होती हुई देखने को मिली थी। ठीक है, और एंट्री से लेके अभी तक कंपनी का जो नेट रिटर्न रहा है वो 82% के आसपास रहा है। मतलब अभी भी हम कह सकते हैं कि जिन्होंने आईपीओ के साथ यहाँ पे शुरुआत की थी, उनको तो अच्छे खासे रिटर्न्स अभी तक फिलहाल यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली अगर देखा गया, उसके बाद अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, एंटायर मार्केट में गिरावट देखने को मिली, एंड फिलहाल अभी ये स्टॉक नीचे ही यहाँ पे चल रहा है। तो कैम्प्स क्या खराब कंपनी है? तो बिल्कुल भी नहीं। नीचे आना कोई भी स्टॉक मतलब खराब हो जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट येस, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड इसका बिजनेस देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल एएमसी स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, वो पूरा सेक्टर ही अगर हम लोग कहें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो कैम्प्स अगर देखा गया तो कंपनी यहाँ पे खराब तो बिल्कुल भी है नहीं। ऐसा नहीं कि आपने कोई मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि वाहियात स्टॉक उठा कर लेके आए, नहीं। कैम्प्स देखा गया तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड सर्विसेज से रिलेटेड ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर कि कोई म्यूचुअल फंड अगर इनके साथ अगर बिजनेस कर लेता है, वो चाहे तो शिफ्ट कर सकता है दूसरों के साथ, बट यस इतना इजी नहीं रहता है। इस प्रकार के अच्छे खासे सर्विसेज ये प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं, तो एक एडवांटेज भी हम लोग को इनका देखने को मिल जाता है। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर केवल 19% है। सो देखिए, प्रमोटर कम होना इसका अर्थ ये डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं होता कि स्टॉक खराब है करके। हाँ, अगर प्रमोटर कम है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा है क्या, वो चेक कीजिए। तो आप देख सकते हैं 35-11, मतलब हम कह सकते हैं कि 4 और 6 मतलब 50% के आसपास ही, रफली 50 के आसपास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं। सो इतना ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पैनिक कब करना होता है कि प्रमोटर कम है, एंड ये भी दो नहीं है, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, एंड बाकी पब्लिक माल दबा कर बैठा हुआ है, तो फिर आप कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है करके। सो फिलहाल अगर देखा गया तो कैम्प्स उस कैटेगरी में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी कंपनी विनाती ऑर्गेनिक। बड़ी कंपनी मतलब साइज के हिसाब से जो छोटी है, 20,000 करोड़ का मिड कैप हम लोग को देखने को मिल जाता है, बट यस इंटरेस्टिंग कंपनी है। ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल समझना डिफिकल्ट यहाँ पे रहता है, बट यस ग्लोबल लेवल पे ये कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देती है। अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो साल भर के हिसाब से अच्छा खासा करेक्शन हम लोग को स्टॉक में देखने को मिला। टॉप लेवल से आज भी ये कंपनी 17-18% डाउन है। सेम वही चीज़ डाउन है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है करके। एक नॉर्मल करेक्शन हम लोगों को, हेल्दी करेक्शन जैसे स्टॉक में देखने को मिल जाता है, ठीक है, वही करेक्शन हम लोग को इस स्टॉक में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छी कंपनी है, अगर किसी के पास होगा तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग भी 75% इन्हीं के पास है, बचा कितना 25%, उसमें से भी अगर आप देखोगे 8 और 4 12, रफली 12-12.5% हम यहाँ पे कह सकते हैं किसके पास है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, एंड रिमेनिंग 13% पब्लिक होल्ड करता है। सो बहुत ही शानदार कंपनी विनाती ऑर्गेनिक। अगर आप चाहो तो इस कंपनी को डिटेल में भी स्टडी कर सकते हो, बैलेंस शीट से लेकर पीएनएल से लेकर एंटायर जो इनका बिजनेस मॉडल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज़रूर इसको मतलब हल्के में मत लेने ना, जस्ट ऐसा ही वीडियो देख लिया करके। आप चाहो तो इंटरेस्टिंग कंपनी आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करने के लिए मिल जाएगी। वैसे तो इसके पहले भी इसको हम लोगों ने कवर किया, बट फिर भी। देन बात करेंगे टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर देखा गया तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल तो टॉप लेवल पे ही चलते हुए देखने को मिल रहा है, साल भर में तो 33% की रिटर्न्स। ठीक है, एंड फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी तो कंपनी के नंबर अगर लगातार प्रॉफिटेबल अगर रहते ही चले जाएंगे तो टाटा मोटर में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस मेंटेन रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इनके लिए यही है कि इस कंपटीशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी तक कोई ऐसा बड़ा हाथी इनको टक्कर देने वाला नज़र नहीं आ रहा है। बाकी के प्लेयर महिंद्रा कोशिश कर रहे हैं, मारुति तो बहुत ही पीछे है, 2 साल अभी और उनको लगने वाले हैं अपनी पहली गाड़ी मार्केट में लाने के लिए ऑफिशियली। ठीक है, तो इसका फ़ायदा टाटा मोटर बहुत ही जमकर यहाँ पे उठा सकता है। अगर थ्रेट अगर कोई होगा टाटा मोटर को तो वो टेस्ला से हो सकता है। अगर टेस्ला इंडिया में अगर आ जाता है तो फिर एक डेफिनेटली हम कह सकते हैं जो पैसेंजर व्हीकल का जो एक छोटा सेगमेंट टाटा मोटर का इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, वहाँ पे टेस्ला टक्कर दे सकता है अगर टेस्ला इंडिया में आया। एंड प्लस जैसा रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा था कि 20 लाख से वो गाड़ी शुरू करेंगे, तो फिर जाके हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही तगड़ी कंपटीशन फिर क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। सो देख लेंगे जब आएगा तभी। एंड जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर सिर्फ अनाउंसमेंट करता है इसके चलते कोई कंपनी बर्बाद नहीं होती है, हमें देखना पड़ता है कि वो कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, जियोग्राफिकली देखा गया तो कुछ कंपनीज का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और कुछ कंपनियों का नहीं। जैसे कि वोडाफोन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वोडाफोन अगर देखा गया तो दुनिया में टॉप 10 टेलीकॉम में हम लोग को वो कंपनी देखने को मिल जाती है। यस, बट इंडिया में वोडाफोन आइडिया की तो मतलब देखा गया तो बैंड ही बज गई। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है
कि अगर टेस्ला अगर यहाँ पे आ भी जाता है तो कितने हद तक वो सक्सेसफुल रहता है करके। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस अनाउंसमेंट हो गया, कुछ चीज़ें आ गई तो सामने वाला कंपनी यहाँ पे धाराशायी होगा करके। ठीक है, वो मार्केट शेयर कैसे गेन करता है वो भी देखने वाली बात बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इन्फोसिस हम कह सकते हैं एडीआर फिलहाल अच्छा कर रहा है, 2% के आसपास तेजी के और से भागते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन अमेरिकन बाजार यहाँ पे क्लोज था तो वही बचा कुचा यहाँ पे हम लोगों को जो तेजी यहाँ पे पेंडिंग थी वही हम लोग को यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डीमार्ट की, डीमार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि डीमार्ट अगर देखा गया तो बहुत ही स्लो होते हुए देखने को मिल रहा है, चल नहीं रहा है। तो ये फेज दोस्तों हर किसी स्टॉक में आता है, ये मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये जो टॉर्चर रहता है ना, इसके साथ आपको गुजरना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, मतलब कोई भी कंपनी क्यों ना हो, आज नहीं तो कल उसका भी नंबर यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक कंपनी बस रोज़ आपको यहाँ पे पैसे की गड्डियाँ छापते ही जाए, भागते रहे, ऐसा भागते रहे, नहीं होगा। कभी ना कभी वो कंसोलिडेट करेगा, एक 1.5 2 साल नहीं चलेगा। बजाज फाइनेंस भी कितने साल तक बीच में नहीं चल रहा था। सो ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, ओवरऑल लार्ज कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने देखना है कि वो कंपनी में काबिलियत है कि नहीं। अगर आपको वो काबिलियत नज़र आती है तो एज ए इन्वेस्टमेंट हिसाब से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें वो काबिलियत नज़र नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट सेक्शन में बोल भी देते सर नहीं, डीमार्ट का जो बिजनेस है ना वो ऑफलाइन वाला हमें दमदार नहीं लगता है। सो देखिए, वो उनका विजन एकदम क्लियर है कि उनको नहीं जाना है तो नहीं जाना है करके। ठीक है, इसलिए वो एकदम मतलब क्लियर है। बट जिनको यहाँ पे अगर मतलब इनके बिजनेस के ऊपर भरोसा है कि नहीं भविष्य में अच्छा कर सकता है करके, एक एवरेज रिटर्न यहाँ पे अच्छे खासे दे सकता है करके, सो उन्होंने बने रहना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें क्या प्लस माइनस यहाँ पे होती रहती है। सो डीमार्ट अगर देखा गया तो कंपनी ओवरऑल लार्ज कॉन्टेक्स्ट में कोई खराब कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है। आप चाहो तो 5 साल में डबल के हिसाब से इसको टारगेट लेकर यहाँ पे चल सकते हो। ठीक है, एंड बीच में हम लोगों ने रिपोर्ट भी यहाँ पे देखी थी कि अभी भी इनका जो मार्केट शेयर है वो इंटैक्ट है। ठीक है, हाँ, जो रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, जियो मार्ट की बात करें, वो तो एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, बट डीमार्ट का भी जो मार्केट शेयर है वो अभी तक हम लोग को स्टेबल ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो IDFC फर्स्ट बैंक, यस IDFC फर्स्ट बैंक अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन पहली बार यहाँ पे उन्होंने 100+ का लेवल यहाँ पे टच किया था। सिर्फ मेरा यही फोकस था कि 100 के ऊपर क्लोजिंग होगी क्या, बट नहीं, चलो थोड़ा सा यहाँ पे टफ है। ये टेक्निकली चीज़ें चलती रहती, इससे कोई बोलते ना एज अ कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस माइनस का थोड़ा छोटा मोटा खेल यहाँ पे चलता रहता है। बाकी अगर हम लोग बड़े स्तर की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली IDFC फर्स्ट बैंक में हम लोगों को अभी कॉन्फिडेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। JQG पार्टनर्स इतने बड़ा नाम हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिला है, और वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे होते हैं। सो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्लूड यहाँ पे हो जाता है। इसी चीज़ के चलते कल के दिन शायद से बहुत सारे लोगों ने बाइंग भी की होगी, एंड स्टॉक इसी चीज़ के चलते कल के दिन 5-5.5% के आसपास हम लोग को तेज़ भी देखने को यहाँ पे मिला था। बिजनेस के हिसाब से अगर देखा गया तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। अभी तक का जो परफॉर्मेंस IDFC फर्स्ट बैंक का चल रहा था थोड़ा सा ढीला चल रहा था, एंड कंसिस्टेंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या अभी आने वाले नंबर भी IDFC फर्स्ट बैंक कंसिस्टेंटली दिखा पाएगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाले। चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके पहले भी अभी के जो नंबर थे NPP की बात करें, इसके पहले की भी जो नंबर थे Q1 के साथ साथ Q4 के भी नंबर वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। तो अगर ऐसी जर्नी इनकी अगर चलती रही तो बहुत ही अच्छी तरीके से बैंक भी धीमे धीमे करके हमें आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो दीपक नाइट्रेट, यस कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी है। ठीक है, तो PT करने के लिए बार बार मैं ऐसे कंपनीज में जाते रहता हूँ। शायद से मेरा 8-8.5% के आसपास कुछ ऐसे रिटर्न्स यहाँ पे बने हुए, बट नहीं, मेरा जो टारगेट रहता है वो 12.5% के आसपास रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। अभी फिलहाल कुछ दिनों तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 5 दिन में अच्छा भागा है, महीने भर में 11-11.25% के रिटर्न से आप देख सकते हो यहाँ पे। सो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल लार्ज कॉन्टेक्स्ट में आपको जो कंपनी अच्छी लगती है ना, वहाँ पे आप SMKC PT जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको सिखा के रखी हुई है, अब वहाँ पे उसको ट्राई करते रहोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, आप जरूर चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे, यस इससे रिलेटेड बहुत सवाल रहते हैं जो ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम इसके जवाब दे चुका हूँ। LIC को दोस्तों अगर आपको देखना ही है तो जैसे मैंने आपको कहा है कि ये लेवल जब तक वो क्रॉस नहीं करता है इसको ज़्यादा फोकस में मत रख लेना। LIC का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि LIC का मार्केट में IPO लाना ही कितना बड़ा सरदर्द था। इसका वैल्यूएशन कितना रहेगा समझ में ही प्रॉपरली नहीं आ रहा था। अभी तो जो स्टेक बेचा है वो तो इतना सा स्टेक बेचा है, अभी सरकार को और कितना सारा स्टेक यहाँ पे बेचना बाकी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब ये थोड़ा सा मैं एडवांस चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर ये लेवल को वो कट भी कर ले, ठीक है, उसके ऊपर भी अगर चला जाता है, फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि सरकार इससे रिलेटेड और अपना स्टेक को कब निकालेगा करके, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत यहाँ पे हुई है, एंड ये आने वाले समय में और भी स्टेक अपना यहाँ पे बेचेंगे, तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें SBI, सो SBI से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। सर आप कभी बोलते हैं SBI आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो, कभी बोलते हो नहीं, कुछ समझ भी नहीं आता है। तो दोस्तों
बहुत ध्यान से सुन लेना, मेरा एकदम व्यू एकदम क्लियर है स्टेट बैंक से रिलेटेड। एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि एसबीआई अगर देखा गया, मैं इसको ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, बट अगर किसी को सरकारी में ही जाना है, कि आप कहते हो कि नहीं 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 मुझे सरकारी बैंक बताओ, तो फिर एसबीआई। वरना ऐसा देखा गया तो प्राइवेट बैंक अपने अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है। एसबीआई में देखा गया तो कितना 5 साल में डबल, उस हिसाब से आपको रिटर्न्स यहाँ पे यूजुअली ऊपर नीचे करके यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी तो भाई सरकारी बैंक्स में जाना मतलब आपका पैसा कब डूब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एंड एसबीआई में अगर देखा गया, ठीक है, अभी ये भी सवाल पूछा था सर एसबीआई में भी तो स्कैम हुआ 9,000 करोड़ का, विजय मल्ल्या स्कैम, ठीक है। तो भी फिर भी मतलब एसबीआई मतलब ये भी तो नीचे ऐसे अटक सकता है। तो दोस्तों यूजुअली एसबीआई के अटकने के चांसेस कम है। क्यों कम है? यस, क्योंकि इसका लोन बुक का साइज़ बहुत बड़ा है। अभी पीएनबी की अगर हम लोग बात करें 14,000 करोड़ का जो स्कैम हम लोग को नीरव मोदी का देखने को मिला, ठीक है। एंड एसबीआई का भी अगर देखा गया 9,000 करोड़ कोई छोटा नहीं होता, बट एसबीआई क्यों सस्टेन कर गया? उनका लोन बुक बहुत बड़ा है। ये ऐसा समझ लो कि 100 करोड़ बड़ा है कि नहीं अमाउंट? 100 करोड़ ऑब्वियसली बड़ा है, बट मुकेश अंबानी के लिए 100 करोड़ कुछ भी नहीं। तो वैसी ही चीज़ है दोस्तों कि एसबीआई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, गलत वे में मत लेना, बट एक समझ लेना, ऐसे ही बोलता हूँ कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 10-20 हज़ार करोड़ का भी स्कैम हो गया तो भी एक बार ये पचा ले, क्योंकि इनका हाँ लोन बुक बहुत बड़ा है, तो फिर वो परसेंटेज रहता है ना कि कितना स्कैम हुआ है, कितनी चीज़ें अटकी है, वो बहुत ही कम नज़र आ जाती है। तो इसीलिए वो एक एडवांटेज एसबीआई को मिल जाता है। बाकी जो सरकारी बैंक है ना, उनके लोन बुक्स ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, समझ रहे हो यहाँ पे? तो वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन वाली बात नहीं, बट अगर कोई ये पूछे कि नहीं नहीं मुझे सरकारी बैंक में ही जाना है, देन एसबीआई। बाकी तो लिटरली टाइम पास है, वहाँ पे जाओगे तो क्या हो जाएगा भगवान ही जाने। देन हम लोग बात करेंगे एक और नया स्टॉक दोस्तों मार्केट में। नया स्टॉक मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है सर एमएमटीसी को कवर कीजिए, तो एक अंदाज़ा आ जाता है, इतने सारे सवाल यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तेज़ी रहेगी, धमाकेदार तेज़ी। तो आज के दिन ही 20% यहाँ पे भागा है। तो दोस्तों अगेन 90% कैटेगरी में मत आना। 90% कैटेगरी मतलब कौन सी? वही कैटेगरी कि तेज़ी जहाँ पे वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे भीड़ आ जाएगी अभी। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो कंपनी कुछ है ही नहीं। क्या है ये? लेफ्ट टू राइट पूरा नीचे यहाँ पे हम लोग को चीज़ें जाती हुई देखने को मिल रही है। हम लेफ्ट टू राइट ऊपर जाने वाली कंपनीज को देखते हैं, ठीक है। तो ये एक समझ में आता है, कोई बात नहीं, एक बिगिनर लेवल की एक मिस्टेक हमारे ओर से हो जाती है। मैं इसके पहले भी आपको एग्जांपल दिया हूँ कि XYZ नाम का कोई स्टॉक है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, बट कल वही भी 20% सर्किट भीड़ आना शुरू हो जाएगी। और आपको पता है कि सर्किट में आपको शेयर्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो संभाल कर रहना, बस मैं इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। ये सारे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स रहते हैं, कोई तो खबर आई होगी, ठीक है, इसके चलते 1-2 दिन का फीवर यहाँ पे चलेगा, स्टॉक और कुछ ऊपर नीचे यहाँ पे जा सकता है, फिर उसके बाद वापस नीचे यहाँ पे आ जाएगा। सो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना दोस्तों, अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आपने जाना चाहिए। कंपनी का बिजनेस क्या आपको पता है, इसका वहीं से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। जिसको बिजनेस पता होता है वो जाता भी नहीं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग से रिलेटेड ये छोटा मोटा चीज़ें होती रहती है दोस्तों। ऐसा तो सर्किट हर किसी स्टॉक में लगता है, 1 रुपये का स्टॉक में भी सर्किट लगेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग वहाँ पे जाएंगे? हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सेंचुरी लगा के आपको कोई इंडियन टीम में नहीं लेगा, आपको बार बार सर्किट मतलब अच्छा खेलना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे स्टॉक हो। अगर ये अच्छा होता तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी फिलहाल जाके ऊपर भाग रहा है करके वापस नीचे आ जाएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो। तो मैं तो अवॉइड करना पसंद करूँगा, बाकी आपकी मर्जी, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन। पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, बट हाँ इस ट्रैप में मत फंसना। कौन सा ट्रैप? कि सर्किट लग गया यहाँ पे तो भागो करके, ठीक है। ये ऑपरेटर का सबसे बड़ा हथियार होता है कि जहाँ पे सर्किट लग गए उनको पता है कि अभी तो पब्लिक यहाँ पे आ ही जाएगा, और उनको क्वांटिटी में भी पता चलता है कि कितने लोग भीड़ में खड़े हैं करके, 1000 क्वांटिटी, लाख क्वांटिटी, फिर उसके बाद वो डंप कर देते हैं, फिर आप अटक जाओगे। देन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज के दिन भी हरे निशान में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 255 तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ से शुरुआत वहीं से हम लोग को वापस चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे येस बैंक, येस बैंक से रिलेटेड आज के दिन 2.5% की गिरावट देखने को मिली। कल के दिन अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी, एंड येस बैंक ने इसी से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है। कौन सी चीज़ से रिलेटेड? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लेटर मैंने यहाँ पे ओपन किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों को ये मिल जाएगा, वही जेसी फ्लावर वाला। सो जो कल के दिन जो खबर आई थी ना कि 4,500 करोड़ जो येस बैंक का पैसा अटका हुआ था, ठीक है, और सुभाष चंद्रा से रिलेटेड जो चीज़ें, तो इसके रिलेटेड वो कोई 80-85% हेयर कट लेने वाले हैं, एंड 1500 करोड़ वापस इनको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो जेसी फ्लावर से रिलेटेड मतलब येस बैंक ने यहाँ पे कहा है कि डेफिनेटली इनसे रिलेटेड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड जो हमारी डील हुई है ऑलमोस्ट 10% के आसपास, दैट्स इट, वो उतनी ही डील है। मतलब जो एआरसी से रिलेटेड उनका जो काम हुआ था, जो लोन बुक इनका था अटका हुआ लगभग 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास, वो उन्होंने पूरा इनको बेच दिया है। अभी इसके बाद ये कितना भी रिकवरी कर दे, 1500 करोड़ कर दे या फिर पूरा 3000 करोड़ कर दे या 6000 करोड़ कर दे, येस बैंक को उससे रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। तो ऑलरेडी उन्होंने ये सारी चीज़ें डील कर दी है, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला है। मतलब कल के दिन जो यहाँ पे खबर देखने को मिल रही थी कि 1500 करोड़ वापस यहाँ पे आने वाले हैं, तो इसके चलते क्या येस बैंक को कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके आगे भी अगर जेसी फ्लावर
यहाँ पे कोई भी अगर चीज़ यहाँ पे रिकवर कर लेती है तो उसके ऊपर भी येस बैंक का हक रहने वाला नहीं है। तो ये भी येस बैंक ने क्लियर कट यहाँ पे कह दिया है। सो अगर आप चाहो तो ये पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप ये देखिए बोला है कि बैंक हैज़ नो फर्दर रोल इन सेटलमेंट निगोसिएशन बीइंग अंडरटेकन बाय द जेसी फ्लावर एआरसी, ठीक है। एंड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो जेसी फ्लावर के साथ जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो डील है सिर्फ लिमिटेड है कहाँ तक, तो आप देख सकते हो जो उनका करंट शेयर होल्डिंग है 9.9%, दैट्स इट, वहीं तक सीमित है, ठीक है। तो भविष्य में भी अगर कोई खबर आ गई कि जेसी फ्लावर एआरसी ने येस बैंक के 5,000 करोड़ यहाँ पे अटके हुए थे, उसमें से 1,000 करोड़ रिकवर कुछ तो कर दिए हेयर कट करके, येस बैंक को कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं, ठीक है। स्टॉक भगाया जा सकता है, ठीक है, बट देखा गया तो येस बैंक को उसका कोई डायरेक्ट फ़ायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। ये क्लियर कट उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार के जो बेसिक्स है उसको आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।